अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। नाज़रीन, सियासी हलकों में एक दफ़ा फिर 28वीं आइनी तरमीम के नाम से एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बातें शुरू हो चुकी हैं। अगरचे हुकूमत की जानिब से अभी तक ऑफिशियली इस हवाले से कोई ख़बर सामने नहीं आई कि इसका ड्राफ्ट फ़ाइनल हो चुका है या हो रहा है और हुकूमत ये तरमीम कब पेश करेगी। लेकिन हम 27वीं आइनी तरमीम में भी ये प्रैक्टिस देख चुके हैं कि 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट उस वक्त सामने आया था जब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ में इसे पेश किया था। इससे पहले इसके बारे में भी इसी तरह अंदाज़े लगाए जा रहे थे जिस तरह आज 28वीं तरमीम के हवाले से लगाए जा रहे हैं। लेकिन आम सवाल ये है कि क्या इस बार तरमीम लाने की प्रैक्टिस पिछली बार से मुख्तलिफ होगी। इस पर शायद ज़्यादा पुरुमीद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें वही ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाई दे रही हैं जो इससे पहले की तरमीम में देखी जा चुकी हैं। अब अगर बात करें कि हुकूमत इस नई आइनी तरमीम में क्या करने जा रही है, तो हुकूमती वज़रा जो इस पर मौक़िफ़ दे रहे हैं, इनके मुताबिक फ़ेडरल गवर्नमेंट NFC यानी रिसोर्स की तकसीम में तब्दीली करना चाहती है ताकि फ़ेडरेशन को दरपेश मालियाती चैलेंजेस को कम किया जा सके। इसके अलावा इस तरमीम में बल्दियाती इदारों को एम्पावर करने की भी बात की जा रही है, जिसमें आइन के आर्टिकल 140A में मज़ीद तरामीम का मुतालबा किया जा रहा है। इसके अलावा पानी की तकसीम, पॉपुलेशन और नए इंतज़ामी यूनिट्स या सूबों के हवाले से भी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में एक कंट्रोवर्सी जो वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने ख़ुद शुरू कर दी और बाद में इसकी एक तरह से तरदीद करते दिखाई दिए, वो वोट डालने की उम्र के हवाले से थी। राना सनाउल्लाह साहब इस पर आर्ग्यूमेंट देते दिखाई दिए कि वोट डालने की उम्र को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन लड़ने की कम से कम उम्र भी 25 साल मुकर्रर है। अब अगर हुकूमत फिर कोई सरप्राइज़ देती है और आइन में कानून साजी करती है जिसके तहत इस वक्त मुल्क में वोट डालने की कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर है, तो मुल्क में 18 से 24 साल की उम्र के नौजवानों की तादाद लगभग 3 करोड़ है, जो इस आइनी तब्दीली की वजह से वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। इस पर PTI का मौक़िफ़ है कि यूथ वोटर जो PTI का सपोर्टर है, इसको वोट के हक़ से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। अगर इस तरमीम के हवाले से कोई मुजव्वज़ा ड्राफ्ट हुकूमत के पास तैयार हो भी चुका है, तो हुकूमत को चाहिए कि इसको छुपाने की बजाय इसको ओपन करे ताकि एक गैर ज़रूरी कंट्रोवर्सी की वो रेपिटेशन नज़र ना आए जो पिछली तरमीम में देखने को मिली थी। इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन ख़सूसी हैं वज़ीर आज़म के। कमर ज़मान कायरा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। पहले तो ये स्पेकुलेशन चल रही है कि 28वीं आइनी तरमीम आनी भी है, कब आनी है, ड्राफ्ट के हवाले से क्या ख़बरें हैं। अब आपके जो लॉ मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तो कोई आसार नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 28वीं तरमीम आ रही है। आप ही कंफर्म कर दें कि प्लान क्या है गवर्नमेंट का, और इनफॉर्मल डिस्कशन से हमेशा आगाज़ क्यों होता है रादर देन अ पार्लियामेंट्री डिबेट। जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। गुजारिश ये है कि राना सनाउल्लाह साहब की बात भी दुरुस्त है और वज़ीर कानून साहब की भी जो उन्होंने गुफ्तगू की वो भी अपनी जगह उन्होंने फैक्चुअली दुरुस्त बात की है। लेकिन मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आजकल चूँकि मीडिया बहुत वाइब्रेंट है और आप लोगों के पास मालूमात खुद जो है वो चलकर पहुंच जाती है, इसलिए मीडिया पे डिबेट शुरू हो जाती है। अदरवाइज किसी हुकूमती वजीर ने तो इस पर कोई गुफ्तगू का आगाज नहीं किया था। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि जिस तरीके से आपके सामने है कि 2010 के अंदर जब 18वीं आईनी तरमीम लाई गई थी, तो तब उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट था कि 73 के आइन में बेहतरी के लिए जो है ये तरमीम नागुज़ीर है, और उस वक्त वो तरमीम लाई गई। फिर आपके सामने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम जब लाई गई, तो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम बेसिकली 18वीं आईनी तरमीम की कंटिन्यूटी थी, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के टाइम ये डिसाइड हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनेंगी। लेकिन एट द 11th आवर 26वीं आईनी तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की तरफ से ही बार बार एतराज आ रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं और सुप्रीम कोर्ट आपस में ओवरलैप कर रही हैं। तो उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा कि हमने 27वीं आईनी तरमीम लेकर आए और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जो है बाकायदा तौर पर आइन का हिस्सा बनाया गया। अब भी जो है जो वजारत कानून इंसाफ है उसकी तो जिम्मेदारी यही होती है कि आइन में बेहतरी के हवाले से जो कोर्ट्स के डिसीजन आ रहे होते हैं, कुछ पेचीदगियां सामने आ रही होती हैं, उस हवाले से मुसलसल काम जारी रखें कि कहाँ पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में तब्दीली लानी है, कहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बेहतरी लानी है, कहाँ पर आइन में बेहतरी लानी है। तो हुकूमत तो इस हवाले से काम जारी रखती है। हाँ, ये जरूर आप पूछ सकते हैं कि जी अगर हुकूमत एक काम जारी रखती है तो हमें बर वक्त क्यों नहीं बताया आप लोगों ने, या बर वक्त बता दें आप लोग।
हमारे पास 223 का देखिए नंबर नहीं है नेशनल असेंबली में। अगर तो 223 का नंबर हमारे पास मौजूद हो, फिर तो बिल्कुल हम खुद से आईनी तरमीम लेकर आएंगे, बर वक्त आप लोगों को बताएंगे, पार्लियामेंट में उस पर तफसीली डिबेट होगी और सेनेट में हमारे पास 64 नंबर हो। हमने चूंकि आईनी तरमीम अगर लेकर आनी है तो अपनी इत्तेहादियों के साथ मुशावरत कर कर इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेकर आनी है। और ज़ाहिर है अगर इत्तेहादी किसी बात पर कन्विंस नहीं होते तो वो चीजें प्री मेच्योर होती हैं। जिस तरीके से वजीर कानून कह रहे हैं, उन्होंने सही बात की है कि चीजें जब तक ज़ाहिर है अगर आपके इत्तेहादी आपसे कन्विंस नहीं होते, जो कि एक नेशनल असेंबली की कमेटी है कानून और इंसाफ की, वो उस ड्राफ्ट को वेट नहीं करती, असेंबली में डिबेट नहीं होती, तब तो कुछ चीजें हवा में है ना। और राना सनाउल्लाह साहब की बात भी दुरुस्त है कि हमारी हुकूमत की ख्वाहिश जरूर है, और जाहिर है हमने जो अपने मंशूर के अंदर कुछ चीजें रखी थी या इसके अलावा 27वीं तरमीम में कुछ चीजें रह गई थी, उस हवाले से जो है 28वीं तरमीम की जरूरत है। नहीं हुज़ैफा साहब, अगर आपकी ख्वाहिश है तो क्या पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं हुई फिल वक्त? बिकॉज अगर ख्वाहिश का इजहार कर दिया तो डिबेट भी तो शुरू की होगी इत्तेहादियों से, जैसे आप कह रहे हैं नंबर नहीं है आपके पास। नहीं, पीपल्स पार्टी से हर वक्त मुशावरत रहती है। कुछ चंद माह पहले भी बातचीत हुई थी। जब आपको याद होगा कि नहरों वाले मामला आया, उस वक्त भी बातचीत की गई थी। लेकिन जाहिर है फिर दीगर मुल्क की हालात आपके सामने है, ये ईरान वार स्टार्ट हो गई और बाकी चीजें सामने आ गई। उससे पहले जो है आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से कुछ चैलेंजेस दरपेश हो रहे थे, तो हर वक्त पीपल्स पार्टी से मुशावरत रहती है। और बिलावल साहब ने रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा हमसे कोई बात नहीं हुई। नहीं देखिए, बिलावल साहब ज़ाहिर है अपनी बात बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी से चीजें जो है वो निटी ग्रिटीज डिस्कस होते रहते हैं, और जरदारी साहब और बिलावल साहब से हमेशा मुशावरत रहती है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस हवाले से कहा है कि जी या तो कोई हतमी मुसव्वदे को जहन में लेकर उन्होंने कहा है क्योंकि हमारे सामने मुसव्वदा नहीं आया, या कोई इस तरह की बात। अदरवाइज बाकी जो निटी-ग्रिटीज हैं वो तो फिर पार्टी से हमेशा डिस्कस होते रहते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल मौक़िफ़ आ गया आपका इस पे। कमर ज़मान कायरा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये जो NFC अवार्ड के हवाले से एक डिबेट चलती है या 18वीं तरमीम को रीबैलेंस करने की बात होती है, पीपल्स पार्टी ओवर द लास्ट डेकेड एंड हाफ इसको चैम्पियन करती आई है 18वीं तरमीम को। तो अगर हम ये देखें कि फ़ेडरल कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है या NFC को रीस्ट्रक्चर करने की बात हो रही है, टैक्स की सेंट्रलाइजेशन हो रही है, तो ये आपके उस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ नहीं चला जाएगा कि हमने डेवोल्यूशन ऑफ पावर करवाई इस मुल्क के अंदर जो इससे पहले नहीं थी? मुजम्मिल साहब, मैं इस पे कुछ अर्ज करने से पहले जो आपका पहले सवाल था मैं उस पर थोड़ा सा गुजारिश कर लूँ। पार्लियामान के अंदर हुकूमत के भी, इत्तेहादियों के भी, अपोजिशन के लोग भी आपस में मिलते रहते हैं, वज़रा भी मिलते हैं मेंबरान से, और वो इनफॉर्मल मुख्तलिफ पॉइंट से बिट्स एंड पीसेज में डिस्कशन होती रहती है। फिर कभी किसी वक्त एक क्राइसिस उठता है, कभी वजारत अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है, उस पर कोई सोशल मीडिया में डिबेट आ जाती है, असेंबली क्वेश्चन की सूरत में आ जाती है, तो उसके ऊपर एक इनफॉर्मल सी आपस में गपशप डिस्कशन होती रहती है। उसमें टैक्सेशन भी इशू है, उसमें वाटर रिसोर्सेज भी इशू डिस्कस होते रहते हैं, उसमें रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला भी किसी, लेकिन एक्चुअल मसला कि फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट के साथ कुछ जो बर्डन है वो शेयर करें। अब उसका क्या रंग हो ये एक अलग बहस है। उसको ये कहा गया कि NFC के फार्मूले को तब्दील किया जाए। अच्छा, ये भी कुछ लोगों की डिबेट है, कुछ लोगों की नहीं है, कुछ लोगों की तरफ से, कुछ जमातों की तरफ से, या अफराद की तरफ से, या एक्सपर्ट्स की तरफ से ये भी आरा आती रही कि जी NFC के फार्मूले को जो इत्तेफाक राय से तय हुआ था उसको नजरा जाए और अदर रेवेन्यू के एवेन्यूज देख लिए जाए, जिससे सूबे भी मुत्तफिक हों, तमाम स्टेक होल्डर मुशावरत करने के बाद उस पे जो है वो जो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि इसमें कंट्रोवर्सीज ना आए। कुछ जमातों की लाइक पीपल्स पार्टी उस पर अपनी पोजीशन है, तो ये एक इनफॉर्मल डिस्कशन होती है। फॉर्मल डिस्कशन उसी को गिना जाता है जब आप कोई एक तजवीज की सूरत में हुकूमत की तरफ से या अपोजिशन अगर कोई चाहती है लेजिस्लेशन लाए तो वो अगर गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, या हुकूमत के इत्तेहादी लाना चाहते हैं वो शेयर करते हैं, तो वो एक फॉर्मल एक डिस्कशन में आता है। नॉर्मली क्योंकि अमेंडमेंट्स का काम या लेजिस्लेशन गवर्नमेंट लाती है, लिहाजा इसको गवर्नमेंट पर छोड़ा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो कंसेंसस बिल्ड करे। अब क्यों सेपरेटली बातें की जाती हैं और क्यों पार्लियामान में डिबेट नहीं की जाती? 18वीं तरमीम में आपको याद होगा कुछ 9 महीने बहस हुई थी, लेकिन एक बंद कमरे में एक लार्जर कमेटी तश्कील दे दी गई थी और किसी को पता नहीं था। मीडिया भी टोल लगा रहा था, बाकी लोग भी सारे कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कमेटी ने किसी को सू नहीं लगने दी उसकी
क्या वजह है? वजह बड़ी सिंपल है, कमेटी ने उस वक्त भी बताई। एक बड़ा जोरदार डिबेट उठी कि भाई आप 9 महीने एक बात बहस करते रहे, पार्लियामान के अंदर तो बहस नहीं होने दी आपने, वहां तो एकदम पुट की और यस नो करके आपने पास कर दी। यकीनन पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर हर तरह की लेजिस्लेशन वो वही डिबेट होनी चाहिए और वही उसको पास होना चाहिए, और उसके ऊपर जो भी एतराज आना है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ अभी हमारे इदारों की ना वो लेवल ऑफ मेच्योरिटी तो हर मैं क्या कहूं, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं है। अच्छा, और अगर कोई प्री मेच्योर डिबेट आ जाती है तो बजाय इसके कि उस डिबेट के सारे पहलुओं को देख के, सेंसिटिविटीज को देख के डिबेट की जाए, मेरे जैसा बंदा नालायक उठ के अपने तौर पे कोई बहस छेड़ देता है, उसको मीडिया पिक कर लेता है, उस पर डिबेट छिड़ती है और नेगेटिव ओपिनियन ज्यादा बिल्ड हो जाता है। ट्रू। नेगेटिव ओपिनियन बिल्ड होने से हुकूमत इस मामले का शिकार हो जाती है कि भला चंगा कानून होगा लेकिन अपोजिशन या आधी जमातें इस पे फंस जाएंगी, या हुकूमत किसी वक्त दबाव में आ जाएगी कि यार इस पे नेगेटिविटी छिड़ गई है, अब हम क्या करें, लोगों में अनपॉपुलर हो गया है। तो ये मौजूद जाना जाता है कि पहले उसके ब्रॉडर कंटूर्स को सेपरेट बैठ के डिस्कशन कर ली जाए, और फिर नेचुरल उसने आना तो पार्लियामान में है, फिर मीडिया के पास भी जाना है, लेकिन मीडिया के साथ पहले शायद मेरी जाती राय में भी नहीं होना चाहिए। जब तक कोई ड्राफ्ट किसी ड्राफ्ट की सूरत में नहीं आता, ये बिट्स एंड पीसेज में ये मीडिया के अंदर डिबेट होने से इसका नुकसान ज्यादा होता है। निकारे साहब, कथा कलामी की माजरत, लेकिन कहा यह जाता है कि ये अक्सर दफ़ा इसलिए भी एक्सपेरिमेंट होता है कि एक टेस्टर के तौर पे एक डिस्कोर्स या डिबेट पहले देख ली जाए कि रिएक्शन क्या आ रहा है, फिर प्रोसीड किया जाए आगे। ये ना जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी एक किया जाता है कि एक्सरसाइज है। अच्छा, ये भी कोई बुरी एक्सरसाइज नहीं। अगर गवर्नमेंट समझती है कि ये अनपॉपुलर हो जाएगी बात, और ये उसके ऊपर डिबेट छेड़ने से किसी वक्त तो उसका ओपिनियन ले लिया जाए, कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि जो अल्टीमेट फोरम है वो आपके यहाँ पहले आपसे शेयर किया गया, वेरी गुड, नहीं किया गया, वेरी गुड, जमातों के साथ शेयर किया गया, जमातों के साथ पार्लियामान के फ्लोर पे भी आगे डिबेट होना है, वहां से उसके एक एक पॉइंट के ऊपर पास भी उसने होना है। तो ये ना जो अपने हालात के मुताबिक अपनी इदारों की स्ट्रेंथ और उनकी इस्तेदाद के मुताबिक ये देखा जाता है कि कैसे लेजिस्लेशन को आगे बढ़ाया जाए। ठीक, तो ये जो आइडियल है वो यही फार्मूला, वो भी एक डिबेट तभी खुलेगी जब एक ड्राफ्ट की सूरत में आप बिल खुले कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मल डिबेट आप कहते हैं कि वही होती है जो ड्राफ्ट सेंट्रिक हो। इस पे 18वीं तरमीम पर भी मैं आऊँगा, लेकिन शौकत यूसुफजई साहब आपकी तरफ आता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने अब बयान दे दिया है तो ऑब्वियसली उसको डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज़ दिस इंपॉर्टेंस के जो वो बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उनके सर्कल्स में चल रही होगी, अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि हम वोटर की उम्र बढ़ाने की जो तजवीज़ है उस पर गौर कर रहे हैं, 25 साल तक उसको ले जाया जा सकता है, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं लड़ सकते 25 से पहले तो वोट डालना भी उसी से हम उसको नत्थी कर सकते हैं। तो इस पर तहरीक इंसाफ क्या समझती है, क्योंकि आपके बहुत से रहनुमाओं ने ये बात की कि 18 से 24 साल के 3 करोड़ नौजवान हैं इस मुल्क में, जो आप ये अस्यूम करते हैं कि आपके वोटर हैं, और इसीलिए ये आपका वोट बैंक है जिस पर नज़र रखी हुई है हुकूमत ने। इज़ दैट व्हाट यू थिंक? बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो ये कि जो 28वीं तरमीम की बात हो रही है उसमें जो हकाइक सामने होते, मसवदा सामने पड़ा होता तो बड़े अच्छे तरीके से डिबेट हो सकती थी। अब तो एज्यूम किया जा रहा है कि शायद ये बात हो, शायद वो बात हो, तो उस पर तो कोई ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन देखें, ये तो इससे तो कोई दो राय है नहीं कि हुकूमत जितनी भी तरामीम अब तक लाई है वो इमरान खान के खौफ से लाई है, और उस खौफ की वजह से उन्होंने जो भी तरामीम की वो आपके सामने कि उससे मुल्क को कितना नुकसान हुआ, कोई फायदा तो आज मुझे नजर नहीं आया। अभी 28 तरमीम में कुछ चीजें अच्छी भी बताई जा रही हैं, लेकिन आई डोंट नो वो है या नहीं है। छोटे सूबों की बात हो रही है, NFC की बात हो रही है, और सूबों के हवाले से बातें हो रही है, लेकिन और फिर एक और चीज है कि जो वफाक जो है वो ज्यादा उसको शेयर दिया जाए, जो डिपार्टमेंट है जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, वापस शायद वफाक लेना चाहता है, तो वो तो एक अलग चीज बन जाएगी, उसमें मुख्तलिफ आरा हो सकती है। शायद कुछ चीजों पे हम कहें कि जी ये ठीक है, कुछ चीजें हम कहें कि ये नहीं ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये जो बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट ने लैपटॉप तकसीम किए, बड़ी इन्होंने कोशिश की, बयानिया बनाया है कि जी हम यूथ के साथ हैं, हम यूथ को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जो यूथ सुन रहा है हमें पाकिस्तान का, वो ये जान चुका है कि ये देखें किस तरह उनको इमेच्योर कहा जा रहा है, किस तरह उनको
उनकी राय को जो है वो दबाने की कोशिश हो रही है, महरूम किया जा रहा है उनको। तो आई थिंक ये बड़ी ज्यादती होगी कि अब 18 साल एक बच्चे की शादी होती है, 18 साल में वो बच्चे पैदा कर सकता है, और यहाँ पे हम कहें कि जी नहीं ये मेच्योर नहीं, वो खानदान बना रहा है, उसकी इजाजत है, लेकिन पाकिस्तान में वजीर आजम कौन हो और मिनिस्टर्स कौन हो उसके लिए वोट दे तो नहीं, ये में मेच्योर है। तो आई थिंक हम अपने नौजवानों को डिग्रेड कर रहे हैं, उनको उनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अभी जब सारा एक्ट आएगा, 28वीं तरमीम आएगी, तो उस पर पार्टी जरूर फैसला करेगी कि किन चीजों पे हमने इत्तेफाक करना है, किन पे नहीं करना है, लेकिन या totally reject लेकिन करना है। शौकत साहब, इससे आपको क्या एतराज़ हो सकता है अगर वफाक की मजबूती की बात हो रही है? मुझे याद है खान साहब ने कहा था सदारती निज़ाम बेहतर होता है, आपके मंशूर में लिखा हुआ था कि डायरेक्ट इलेक्शन को तरजीह देनी चाहिए, 18वीं तरमीम पे आपकी तनकीद पब्लिक में है, तो ये तो आपका ही एजेंडा है जिस पे अमल होने लगा अगर ऐसा हो रहा है। नहीं, मैं तो मुखालफत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर चीजें क्लियर हो जाए, अब ये तो हम ज्यूम कर रहे हैं ना सर, हम ये कह रहे हैं कि फलां से हमने ये सुना है, फलां से हमने सुना है, लेकिन जो वजीर कानून है, कल भी मैं उसको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। तो जाहिर है आपको पता है कि जो बिल लाएगा या जो पार्लियामेंट में तरमीम लाई जाएगी वो तो वजीर कानून ही पेश करेगा ना, और अभी तक वजीर कानून के इल्म में नहीं है। तो मेरे ख्याल से फिर इस पे ठीक है, आपने डिस्कशन कर ली है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ज्यादा तो इस पे ना कायरा साहब कह सकता है कुछ, ना मैं कह सकता हूँ, ना उज़ैफुर रहमान साहब कहेंगे, क्योंकि एक चीज अभी है नहीं, ग्राउंड पे है नहीं, सिर्फ ये कि हम एक्सपेक्टेशन है हमारी कि जी हो सकता है ये आ जाए, और वैसे आनी तो है 28वीं, ये तो बहुत अरसे से हो रहा है कि जी 28वीं तरमीम आ रही है, लेकिन ये आएगी तो फिर देखा जाएगा। हम भी एक पार्टी है, अपोजिशन है, हमारी भी असेंबली में लोग हैं, वो भी देखेंगे क्या है इसमें, क्या चीज ठीक है क्या गलत है, किस चीज को हम सपोर्ट कर सकते हैं, किस को नहीं कर सकते, तो जाहिर पार्टी है वो फिर फैसला करेगी। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। 28वीं आईनी तरमीम पर हमारी गुफ्तगू जारी है। हुज़ैफा साहब, एक तो इस पे ये जो वोटर की उम्र बढ़ाने वाली डिबेट है, अगर ऐसा प्लान नहीं है तो ये शुरू कैसे हो गई, क्यों हो गई, और इस पर सीरियसली हुकूमत क्या कंसिडर कर रही है, ये बता दीजिए। और सेकेंडली ये कि नए सूबे बनाने के हवाले से भी हम खबरें सुन रहे हैं कि इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे। अब उस पर आपको पता है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और एथनिक मूवमेंट्स भी मौजूद हैं इस मुल्क के अंदर, लसानी बुनियादों पर सूबों के मुतालबे किए जाते हैं। ये बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स नहीं खुल जाएगा अगर आप इस तरफ जाएंगे? जी मुज़म्मिल साहब, गुजारिश ये है कि जिस तरीके से आपने जो वोटर एज है वो बढ़ाने की बात की, मैं आपके सामने 2-3 चीजें रख देता हूँ। पहली बात तो ये है कि वोटर की उम्र 18 से 25 साल करने की जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, पहला तो उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं एक तो फैक्चुअली पोजीशन आपके सामने रख दूँ, बीइंग डेविल्स एडवोकेट, और इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं वोटर की उम्र बढ़ाने के हक में हूँ, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है नून लीग की तर्जमानी मैं ही कर रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की तो उसका मतलब ये अखज़ किया जा रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ के साथ जो वोटर जुड़ा हुआ है 18 से 25 साल का, उसे सिस्टम से एलिमिनेट करने की कोशिश है। एक तो आप फाफन या इसके अलावा और जितने भी इदारे हैं जो इलेक्शन का ऑडिट कराते हैं, तहरीक इंसाफ जो वोटर क्लेम करती है, यानी 1,78,00,000 या 1,75,00,000 जो भी है, जो इनका फॉर्म 45 है, जिसको ये कहते हैं कि ये फॉर्म 45 सही है, उसका आप ऑडिट करा लेंगे कितने % इन्हें 18 से 25 साल के लोगों ने वोट दिया है, तो आपके सामने पता चल जाएगा कि वो अगर 1,75,00,000 या 78 लाख में वो 2-3-4 लाख हैं तो वैसी बयानिया दफन हो जाएगा। और अगर वाकई वो बहुत बड़ी तादाद है तो कम अज कम इस बात में कोई थोड़ा बहुत वजन या ये जो इल्जाम है इसको दुरुस्त माना जा सकता है। ऐसी बिल्कुल हरगिज बात नहीं है, मैंने खुद ये सारा स्टडी किया है। राना सनाउल्लाह साहब ने बात सिर्फ इस नियत से की है कि अगर आप इलेक्शन लड़ने के लिए MNA MPA के लिए 25 साल उम्र होती है तो कम अज कम वोटर के लिए भी वही मेच्योरिटी होनी चाहिए कि वो अपनी किसी MNA MPA को जब इलेक्ट कर रहा होता है तो उसे अंदाजा हो कि उसको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, और कम अज कम वो यूनिवर्सिटी लाइफ गुजार चुका हो और मेच्योरिटी के उस लेवल को पहुंच चुका हो। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तजवीज़ जो है आईनी तरमीम का हिस्सा बनेगी या पूरी नून लीग इस पर मुत्तफिक है। राना साहब की ऐसे बाकी जो हमारे करीबी दोस्त हैं उनकी राय हो सकती है, और एक जमात मुख्तलिफ आराएं होती हैं, लाजमी नहीं है कि इस आरा को जो है वो पूरी कैबिनेट अप्रूव करेगी
और वो जो मुसवदा है ये उसका हिस्सा बनेगी, और देन पार्लिमानी कमेटी कानून और इंसाफ भी उससे एग्री करेगी, और देन असम्बली इसको पास कर लेगी। और पीपल्स पार्टी की वज़ाहिर इसमें अच्छे खासे वोट पड़ने हैं, तो इसलिए ये कहना कबल वक्त है। एक राय जरूर आई है, और मैं नहीं समझता कि इस राय को आप हतमी कोई तरमीम का हिस्सा तस्वुर कर सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात आपने की कि नए जो सूबे बनने हैं, देखिए ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है। अगर सूबे पंजाब में बनने हैं तो ला महाला पंजाब असम्बली में जो इलेक्टेड एमपीएस मौजूद हैं उनकी अपनी एक सोच और फिक्र मौजूद होगी। सिंध में बनने हैं तो सिंध असम्बली का अपना एक नुक्ता नजर होगा, केपीए का, बलूचिस्तान का। तो मेरे ख्याल से तरमीम के बाकी हिस्से जिनका मैंने दिफा किया है और मैंने बताया है कि उन पर काफी अरसे से काम हो रहा है, लेकिन ये वो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अगर आप जितना भी काम मरकज में कर लें, लेकिन सूबों को एतमाद में लिए बगैर मेरे ख्याल से आगे चलना जरा मुश्किल होगा। और खास तौर पर पीपल्स पार्टी सिंध की बड़ी स्टेक होल्डर है, और पीएमएलएन पंजाब की स्टेक होल्डर है। मेरे ख्याल से पीएमएलएन के अंदर भी मुख्तलिफ आराएं हो सकती हैं इस पर। तो चूंकि जब तरमीम आ रही होती है तो आपने खुद ही ये बात कही कि इट माइट बी पॉसिबल कि हुकूमत पल्स चेक करना चाह रही हो कि पब्लिक का रिएक्शन क्या आता है किस मौजू पर। मैं आपकी इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आपकी इस बात को ही अगर आगे रख लूं तो उसको भी अगर आप पैमाना मुकर्रर करें तो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ मौजूआत ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जाहिर है इंसान को लॉजिकली भी सोचना चाहिए कि अगर इन मौजूआत का ताल्लुक अगर किसी सूबे से जुड़ा हुआ है तो उन सूबों को, उन सूबाई असम्बलीज को एतमाद में लिए बगैर आगे बढ़ना काफी मुश्किल होगा। जरा यानी इतना कदर आसान काम नहीं है। लेकिन तो मुजफ्फर साहब ये इसके खबर तो हम सुन चुके हैं ना कि एमक्यूएम को आपने ये इंश्योर करवाया था पिछली तरमीम के वक्त भी कि अगली तरमीम में जो आपके मुतालबात और ग्रीवेंसेज हैं लोकल गवर्नमेंट को लेके उसको हम हल करेंगे, तो वो तो होने जा रहा है फिर नहीं? अच्छा, अब बात ये कि आधी और अधूरी खबर सामने आती है। यानी कुरान पाक में लिखा हुआ है जी नमाज ना पढ़ो, बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन वो आयत पूरी ये है कि अगर नशे की हालत में हो। गुजारिश ये है कि आर्टिकल 140A जो है जिसके हवाले से एमक्यूएम से बात हुई थी वो क्या है, वो लोकल बॉडीज को बेसिकली डील करता है। तो एमक्यूएम ने मुतालबा किया था जब पीडीएम की अदम एतमाद हुई थी कि आइन के अंदर जो है लोकल बॉडीज का जिक्र तो है और ये भी है कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन कंपल्शन मौजूद नहीं है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस की तरह। इसलिए जब सूबाई और मरकजी हुकूमतें मर्ज वजूद में आती हैं तो वो इलेक्शन बर वक्त नहीं कराती हैं, डिले करती हैं। तो उन्होंने कहा था कि आइन में जिस तरीके से सूबाई और नेशनल असेंबली का इलेक्शन आइन की जरूरत है और कंपल्शन मौजूद है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो इसी तरीके से प्रिस्क्राइब जो टाइम है उसके अंदर लोकल बॉडीज का इलेक्शन भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर ये डिबेट होगी तो पीपल्स पार्टी भी कहेगी जी बिल्कुल अच्छी बात है, लोकल बॉडीज को पावर डेलीगेट करें। तहरीक इंसाफ भी ये बात कहेगी। तो बात ये कहते हैं ना, और दूसरी बात ये कि फिर उसको मिक्स करके जोड़ देते हैं कि जी 7 शहर को कराची के हवाले से भी कोई ऐसी तजवीज ज़ेरे गौर नहीं है। और मैं समझता हूं कि आज अगर हम कराची की बात करेंगे कल लाहौर पे बात भी हो सकती है। कराची के हालात बेहतर होने चाहिए, इसमें हमारा नुक्ता नजर मौजूद है, लेकिन कराची को सिंध हुकूमत से लेकर मरकज के अंडर कर देना ये मेरे ख्याल से इलॉजिकल है। और इसके ऊपर बात अगर हम ज्यादा करेंगे तो फिर पिशावर भी है, फिर तो लाहौर भी है, फिर तो कोयटा भी है। तो मेरे ख्याल से हम ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें जिसको हम सब मिलकर दोबारा समेट भी ना सके। बिल्कुल, ये मौक़िफ़ आ गया इस पर आपका क्लैरिटी के साथ। इस पर कमर साहब हम ये देख रहे हैं कि अब ये जो बात की जाती है स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स की, जिसमें अब तजवीज़ ये है जो एमक्यूएम का मुतालबा रहा है तारीख़ी एतबार से भी कि प्रोविंशियल इंटरफेरेंस कम हो जाए, मेयर की ताकत में इजाफा हो जाए, और दूसरा ये है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले जो मेयर है या लोकल गवर्नमेंट है उसको। एक तो इस पर कमेंट कर दीजिए कि ये जो मुतालबा अगर ये एड्रेस होता है पीपल्स पार्टी के हवाले से, जो लोग गुफ्तगू करते हैं कि शायद उनको ये काबिल कबूल ना हो कराची के कॉन्टेक्स्ट में, इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? और दूसरा ये जो फेडरेशन ये गिला करती आई है कि हमारे पास उतना रेवेन्यू नहीं बचा 18वीं तरमीम के बाद, हमने क्लाइमेट कंट्रोल से भी लड़ना है, दहशतगर्दी से भी लड़ना है, और उसके लिए हमें जो रेवेन्यू चाहिए वो सूबे ले जाते हैं। ये लेजिटिमेट मुतालबा है कि अब दोबारा से सेंट्रलाइजेशन का सफ़र तय किया जाए जो पहले हमने डेवोल्यूशन का किया था? पहली बात तो यह है कि लोकल गवर्नमेंट एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट के बगैर जमहूरी सफर आगे नहीं बढ़ता और जमहूरी इदारे मुस्तहकम नहीं होते। ये बात सूफी तौर पे भी दुरुस्त है, किताबों में यही लिखा है, दुनिया की प्रैक्टिस यही है। हमारे हाल में यह है कि हमें ताकत के ऊपर बैठ जाने की, सेंट्रलाइज रखने की बहुत आदत है। वफाक से इख्तियार वापस लिए जाए, सूबों को दिए जाए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट हो सूबों की, ये सबका मुतालबा था
लेकिन जब ये इख्तियार दिया गया, वसाइल दिए गए, तो सूबों ने इसको फर्दर डिवॉल्व करने से एतराज और सारों ने किया, किसी एक जमात का मैं नहीं। लोकल गवर्नमेंट का एक निज़ाम मौजूद है इनके अंदर, लेकिन हम उसे एम्पावर्ड निज़ाम नहीं कह सकते। इसी तरह पंजाब में मुसलसल हम देख रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम कायम करने से एतराज किया जा रहा है। KPK के अंदर लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम अगर बनाया गया था तो उनके तो नाज़मीन की मुसलसल हड़तालें रहती हैं कि हमें बहाल करो, हमें इख्तियार दो। मैं समझता हूँ कि ये बात प्रिंसिपली बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी जाती राय, मेरी जमाती राय पता नहीं, मुझे मेरा ख्याल है वो भी ऐसी हुई कि लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। जो ज़ैफ़ा ने तफसील बयान की है, बिल्कुल ऐसा ही हो। ठीक कि ये कंपल्सन हो कि अगर पहली बात तो ये अपनी मुद्दत पूरी करे जिस तरह असेंबलियां कर रही हैं, और लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को अपनी मर्जी से खत्म न किया जाए। असल में ये जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है ना, ये उन्हीं के इंटरेस्ट से क्लैश करता है, यानी MNAs MPAs MNAs को अगर ग्रांट्स जो है वो चली जाएगी लोकल गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट, तो वो समझते हैं कि हमारी जो ताकत है या हमारे हाथ में जो लीवर है ये निकल जाएगा। लिहाजा इस पे तो एक बड़ा जोरदार मौक़िफ़ आना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कुछ दूसरी राय इस पे नहीं। और कायरा साहब, जो नए इंतजामी यूनिट्स की मैं बात कर रहा था उस पर आप कमेंट कर दीजिए। ये इसमें ज़रा उसी पे आने लगे। अच्छा, ठीक है जी, मैं वही गुजारिश कर रहा था। जहाँ तक ये बात है, बिल्कुल आइन के अंदर ये तरीका कार मौजूद है। ये एक बड़ी पुरानी बहस है। जो छोटे सूबे ज्यादा बेहतर होते हैं या बड़े सूबे बेहतर होते हैं या बड़े सूबों से कुछ एरियाज इग्नोर होते हैं, लाइक दिस। पाकिस्तान की फेडरेशन में तो सबसे बड़ा सूबा जो मशरकी पाकिस्तान था, वो हम सबसे एतराज किया करता था कि पंजाब से या वफाक से वो एतराज करता था, और शायद इसी बुनियाद पे, और ये पाकिस्तान की क्रिएशन का भी एक फंडामेंटल लॉ था जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का है। आपको याद होगा कि जो कैबिनेट विजन प्लान था वो फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट और सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर ही मबनी था, जिसको कबूल किया गया था और ये वादा था। उसके बाद उसको डिनाई किया गया, तो हमने जो हालात देखे उसकी और वजूहात होंगी, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो बेसिक हमारे प्रॉमिस था लोकल गवर्नमेंट का भी, और खास तौर पे ये जो रिसोर्स शेयरिंग का, जब उसको डिनाई किया गया तो अल्टीमेटली ये हादसा हुआ। और जब हमने इसको इग्नोर किया और सेंट्रलाइजेशन की, या हमारे मुल्क में अथॉरिटेरियन रूल आता रहा, तो हमने देखा कि मुल्क कमजोर हुआ है। और जब हमने सूबाई ऑटोनॉमी को बढ़ाया है, मुल्क मजबूत हुआ है। हाँ, मुतालबे बढ़ गए, यकीनन इन कौमों को अपने शनाख्तें दी, जिनको हकूक दिए, उन्होंने कहा वसाइल भी दो, तो मुतालबे बढ़ गए, आवाजें बढ़ गई, लेकिन मुल्क तगड़ा हुआ। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपने सूबे बनाने हैं, ठीक है, तो किसी ने कराची को सामने रख के नहीं, सिंध को सामने रख के नहीं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, PTI, इनको सामने रख के नहीं। अगर कहीं से इसकी जरूरत है, वहां के लोग महसूस करते हैं, उनकी सूबाई असेंबलियां उस पर 2/3 का रेजोल्यूशन करेंगी। जिस तरह पंजाब असेंबली ने पंजाब के अंदर एक और सूबा बनाने का रेजोल्यूशन किया था। अच्छा, इसीलिए पंजाब के, जनूबी पंजाब का या बहालपुर सूबा या इसका जो मुतालबा था, वो सीरियसली डिबेट होना शुरू। ठीक है, बिल्कुल। सूबों के अंदर तो उनकी असेंबलियों ने बाकायदा इसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन किए हुए हैं कि सूबे न बनाए जाए। और अगर कोई सूबा कहता है कि मेरे अंदर कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं बनना चाहिए, सही, तो आप जो चाहे कर लें, सही, वो नहीं होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। शौकत साहब, एक तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है नए इंतज़ामी यूनिट्स को लेकर जिस पर गुफ्तगू हो रही है, और दूसरा 18वीं तरमीम के ज़रिए बहुत से इदारे जो सूबों को चले गए थे, विफाक अब एक आर्ग्यूमेंट ये होता है कि उनकी वापसी में भी इंटरेस्टेड है, जिस तरह तालीम है या सेहत का शोबा है या जो कौमी तालीमी निसाब की बात होती है उस पर वो अपना कंट्रोल चाहता है। और आप भी कह चुके हैं, PTI भी तनकीद करती है कि वज़ीर आज़म तो अब सिर्फ 30 किलोमीटर का रह गया है, उसके पास वो रेवेन्यू का पाए नहीं है केक का, वो सूबों के पास चला गया है। तो अगर उसको दोबारा से एम्पावर करना है तो उस पर PTI फिर किस तरफ खड़ी होगी? क्योंकि जब आपका दौर था तो आप आर्ग्यू किया करते थे कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अब अगर ये अमेंडमेंट आती है, टेबल होती है, तो आप उसको चैलेंज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे?
देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि अभी तो सारी बातें हवा में हो रही है ना। जब इसका मसौदा सामने होगा, उस पर पार्टी अपनी राय देगी, जो हमारी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी, वो उस पर फैसला करेगी और फिर वो हम तक पहुंचेगा। फिर मैं आपको बता सकूंगा कि जी किस चीज की हमने मुखालफत करनी है, किस चीज की हमें हिमायत करनी है। देखिए, पाकिस्तान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। हम तो सारे, अगर जो भी, चाहे वो तरामीम लाना होता है, चाहे कुछ भी होता है, पाकिस्तान के लिए करना पड़ता है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हम जो लोग हुकूमत में होते हैं वो ये समझते हैं कि जो आज जो तरमीम है ये सारी जिंदगी के लिए हमें फेवर करेगी। ऐसा नहीं होता है। आज एक हुकूमत है, उसकी अपनी सोच है, कल वो चली जाती है, फिर उसी चीज को फिर टारगेट किया जाता है कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो सोच समझ के करना पड़ेगा। देखिए, आए रोज भी तरामीम नहीं हो सकती है, क्योंकि एक को चेंज करना काफी मुश्किल होता है और ये काफी मुश्किल काम है। इतनी जल्दबाजी के अंदर जब आइन बनते हैं, कानून बनते हैं, तो उसका फिर हजर भी हमने देखा है। बहरहाल, मैं इस वक्त जो है ना, मुखालिफत हिमायत की बात इसलिए नहीं करूंगा कि हमारी पार्टी ने इस पर कोई अभी तक वो नहीं किया है, कोई मौकफ नहीं अपनाया है, इसलिए की चीजें सामने नहीं आई है। तो हो सकता है कि एक दो दिन में इसमें बैठ के कोई लाएमल भी बन जाए हमारा। अगर ये चीजें रिवर्स भी हैं तो तब भी हमें अपने आप को डिसीजन लेना होगा, और इंशाल्लाह वो डिसीजन जैसे ही आता है फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस वक्त तो देखें ना, पाकिस्तान के बारे में ये सारा एक मुझे शोशा भी लग रहा है ना कि इतनी बड़ी महंगाई है, लेकिन इस पर कोई बात करने से गुरेज करता है, क्योंकि जी 28वीं तरमीम पे बात करो। अब बहुत सारी इसमें अच्छी चीजें होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जो महंगाई है वो इतनी खतरनाक और इतनी ज्यादा है कि अवाम की तो सांसें उखड़ गई हैं। ये जो एक तवक्कुह थी कि जी ये हुकूमत मईशत को ठीक करेगी, उड़ान पाकिस्तान आपने देखा, ठीक। वो उड़ान पाकिस्तान तो बिल्कुल उसका तो नाम ही वो हो गया। पता नहीं वो उड़ान पाकिस्तान कहाँ पे चला गया, वो नाम ही गायब हो गया। जबकि आप देख रहे हैं कि हमें यही बताया जाता है कि जी खारजा पॉलिसी हमारी बड़ी जबरदस्त। अच्छा। हमें लोगों को खाना चाहिए, रोजगार चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। एक रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रहा। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन बहुत हद तक कम हो चुकी है, इसलिए कि कारखाने बंद हो रहे हैं। जो इस वक्त जो आदाब मुकर्रर थे एफबीआर के, वो कलेक्शन नहीं हो पा रही है। जो 4100 अरब रुपए का जो टारगेट था वो तो अचीव नहीं हो रहा, बल्कि उसको 3000 पे लाया तब भी वो अचीव नहीं। और शौकत साहब, विफाक यही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वो विफाक का मौक़िफ़ ये भी रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ दहशतगर्दी की लहर जो है उसे कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स को या वफाकी इदारों को हम मावनत के लिए भेजते हैं। और आपका भी मौक़िफ़ ये रहा है कि दहशतगर्दी में कोऑर्डिनेशन वफाक की तरफ से नहीं होती, उनका कसूर है। तो आप ये एक्नॉलेज करते हैं कि जितना बर्डन है वफाक के ऊपर, उतना रिसोर्स नहीं है उनके पास? यस और नो? नहीं, जैसे ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। अगर अपने अखराजात भी तो कम करने चाहिए वफाक को। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजों से इत्तेफाक करता हूँ, बहुत सारी चीजें वो, लेकिन वो मेरी जाती राय हो सकती है ना। जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये पार्टी का मौक़िफ़ है। ठीक। वफाक के हवाले से मजबूत तो होना चाहिए, इसमें तो कोई राय नहीं। लेकिन अगर हम गैर जरूरी चीजों के पीछे हम चलेंगे, जैसे हमारा हेल्थ है, एजुकेशन है, सूबों के अंदर भी है, वफाक के अंदर भी है, तो ये नहीं होना चाहिए। चाहे वफाक रखे, चाहे सूबों को दे, लेकिन एक चीज। और दूसरा ये कि अखराजात कम करें, वफाक भी कम करें, सूबे भी कम करें, क्योंकि गैर जरूरी अखराजात इतने ज्यादा हो गए हैं। उसकी वजह से मैंने आपको कहा ना कि ये जो बिहार का हदफ हम नहीं हासिल कर पा रहे, तो जो शॉर्टफॉल आ रहा है वो हम फिर एक टैक्स लगा के कर रहे हैं। 1200 अरब तो हमने सिर्फ 8-9 महीने में इकट्ठे कर लिए। तो आप अंदाजा करें कि लोग तो बेचारे परेशान है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो पब्लिक वेल बीइंग के मंसूबे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनको प्रायोरिटाइज किया जाए, बाकी चीज़ें बाद में होनी चाहिए। वक्त ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब, कमर ज़ाहिरा साहब और शौकत यूसुफ़ज़ई साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।